नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखाएं उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे ये सुई दिखाई गई ना नीचे, ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं कि भी एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है जहां से वो सुई होकर गुजरती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आओ कुछ सीखे। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के रूप में है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ये तो वैसे करने के लिए बताया गया। नीचे प्रश्न आ गया सब कि वे काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी कि जो काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है? उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। यानी कि जो ग्लोब के दो हिस्से करती है, जो बीच से रेखा गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि बताया गया भी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो अक्षांश होते हैं उसे अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये दिखाएगा नहीं, ये ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिणी, जो उत्तरी तरफ उसे उत्तरी। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो ओरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो
होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। दोनों 20 पे ही है, लेकिन एक उत्तर में एक दक्षिण में। होरिजोंटे विषुवत वृत्त के इसलिए हम कहते हैं कि चंद्र पर 20 डिग्री उत्तर, 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्या होता है? अक्षांशों का आकार घटता है। ये विषुवत रेखा बताई गई है। ये उष्ण कटिबंध, फिर कर्क रेखा, फिर उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय, ये उत्तर ध्रुवीय वृत्त नीचे दिखा गया। फिर मकर रेखा, दक्षिणी कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर 90 उत्तर अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर, दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ये दिखाएगा नहीं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश, फिर ये मकर रेखा दिखाई गई नीचे 23.5 दक्षिणी। उसके बाद विषुवत वृत्त के 66 डिग्री 66 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, ये वाली 66, फिर इसी तरह से नीचे 66 दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये चीजें चारों दिखाई गई है। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच की इससे बताया गया कि भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। ध्रुवों की तरफ क्या जाती है? सूर्य की किरणें तिरछी जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तिरछी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य अक्षतीस से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या? ये थे अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक के अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या याम्योत्तर कहते हैं। तो दक्षिणी जो देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? याम्योत्तर। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ये भी जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित कहां पर है? यह है ग्रीनविच में। कहां पर है? ग्रीनविच में। से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। जो ग्रीनविच के पास है, इसे कौन सी कहते हैं? प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं।
इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, 0 देशांतर है। तो यहां से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में दुबरी 26 उत्तर अक्षांश एवं 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु क्या है? दुबरी की सही स्थिति होगी कि दुबरी कहां पर है, तो कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो ये दुबरी की इसलिए बताया गया है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क्या किया गया है? अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। उन छोटे वृत्तों को ए, बै, से, दै तथा ध्याय नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब आप देखेंगे कि वृत्त एक है उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी हो, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी हो। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जो ग्रीनविच के पूर्व में है, तो उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा था, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में एक घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजती है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.30 पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। 82.5 पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है?
भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच के समय से कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि क्या है कि भारत का समय क्या है? 5.5 घंटे आगे है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये था लेसन अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।